देखो जब कॉन्ट्रैक्शन रूल की या कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया कि साइज डिक्रीज हो रहा है। कैसे? जैसे देखो पहले सपोज करो साइज इतना बड़ा था, फिर उसके बाद साइज ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे ऐसे डिक्रीज होता साइज चला गया। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा साइज, वो पीरियोडिक में मिलता है। किसमें? पीरियोडिक में। जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो तुम्हें इस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्शन भी भैया दो तरीके से हो गए, एक तो हो गया हमारा पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा हमारा हो गया चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। भाई देखो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से मतलब क्या है? सपोज करो तुमने कोई एक एटम लिया ए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ए, और इसकी यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो आर है, आर नोट ले लो। अब फिर तुमने इस पे क्या किया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दिया, या इसके ऊपर तुमने सपोज करो पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज देने से साइज डिक्रीज होगा, क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, और जब साइज डिक्रीज होगा तो हमारी रेडियस क्या आ गई? इस तरीके की हो गई। सपोज करो इसको नाम दे दिया मैंने R1। ऐसे ही अगर मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ले दूं, या नेगेटिव चार्ज लेने से, तो इसका नेगेटिव चार्ज लेने से इसकी रेडियस और बढ़ जाएगी, थोड़ा वो ऐसे बन रखा है चंगे कम है, तो ये क्या हो गई? R3 हो गई। तो अगर मैं तुमसे रेडियस की बात पूछूं तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? R3 की, फिर किसकी होगी? R0 की, और फिर किसकी आएगी? R1 की। तो ये जो पोर्शन है जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एनर्जी गैप कम हो रहा होगा, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। जब तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे तो उसमें साइज तो डिक्रीज होगा लेकिन एनर्जी गैप कम नहीं होता। लेकिन जब तुम चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में साइज भी डिक्रीज हो जाता है और एनर्जी गैप भी डिक्रीज हो जाता है। अब बताओ कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? देखो आराम से इजीली एक्सप्लेन करता हूं। हमारा पॉइंट क्या है? हमें एक्साइटेशन कराना है। तुम अपनी बात से मत हटना। तुम पढ़ क्या रहे हो? तुम्हें मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है। एक्साइट कराने के लिए तुम्हें साइज को डिक्रीज करना होगा, एनर्जी गैप को डिक्रीज करना होगा, तभी हमारा एक्साइटेशन हो पाए। अब होता क्या है? सपोज करो कि ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इससे कहीं इस डिस्टेंस पे सपोज करो कि ये Nd एक आउटर मोस्ट सेल है, उसके बाद क्या आएगी? Np आएगी, उसके बाद क्या आएगी? Ns आएगी, कुछ ना कुछ पेनिलमेंट सेल होगी, जो अंदर वाली सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने से इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। जब जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इसका इन ऑर्बिटल पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस पर होगा? s ऑर्बिटल पर, फिर किस पे होगा? p ऑर्बिटल पर, और सबसे कम किस पे होगा? d ऑर्बिटल पर। अब जैसे ही अट्रैक्शन होगा तो ऑर्बिटल अंदर की तरफ सिंक होना स्टार्ट कर देगी। अब जब सिंक होना स्टार्ट करेगी तो हमारे एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि सब पे ज्यादा अट्रैक्शन S और P पे लग रहा है, तो इनकी सिंक की पावर ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते क्या है कि जब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो ये ऑर्बिटल तो हमारी ऐसी की ऐसी रहती है। थोड़ी सपोज करो ये ऑर्बिटल ऐसे आ गई, और फिर ये क्या हो गई? NS ऑर्बिटल, ये N-1 पेनल्टीमेट, ये NP ऑर्बिटल, और जो हमारा ND में इतना ज्यादा गैप था, कितना था? सपोज करो R1 गैप था इसके बीच में, तो हमारा गैप क्या हो गया? डिक्रीज होके ये गैप आ गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया ये तो अलग ही कहानी चल रही है। कहानी कैसे अलग चल रही है? भाई सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो लग रहा है वो S ऑर्बिटल पे। क्यों? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो लग रहा है वो S ऑर्बिटल पे लग रहा है, और जो D ऑर्बिटल है इस पर मिनिमम अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन जो हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो d ऑर्बिटल है वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है। क्या हुई है? कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? अब देखो होता क्या है। होता ये है कि जो हमारी N-1 सेल है इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे? तो जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और S में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और जब ये साइज अंदर की तरफ कांटेक्ट करेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा? सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे लगेगा। अब जैसे ही अंदर की तरफ करेगा इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। और जब भैया रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से,
रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, तो जितना इसको अंदर आना चाहिए था इतना ये अंदर नहीं आ पाता, इसलिए इसका कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। सेम कहानी पी ऑर्बिटल के साथ भी होती है, इनके बीच में भी रिपल्शन लगता है और रिपल्शन बढ़ने की वजह से जितना इनको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जब हम डी ऑर्बिटल में देखते हैं तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे या होंगे भी, तो इनके बीच में एनर्जी गैप इतना ज्यादा आया था कि यहाँ पर रिपल्शन फोर्स डोमिनेट ही नहीं कर पाती। मतलब रिपल्शन फोर्स लगता तो है लेकिन इतना कम लगता है कि ये इजिली सिंक हो जाती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ सिंक होकर ये ऑर्बिटल यहाँ पहुंच जाती है। तो इसी को बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। जितना ज्यादा से ज्यादा तुम पॉजिटिव चार्ज उस एटम पे बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे इतना ही उसका सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा इतना ही उसकी एनर्जी गैप कम होती चली जाएगी। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ए एटम है, ए एटम में क्या हो गया, ये एस ऑर्बिटल, ये तुम्हारा एस ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल हो गया, ये डी ऑर्बिटल हो गया। इनका एनर्जी गैप इस तरीके से है एस पी डी। जैसे ही तुमने इसके ऊपर ए पॉजिटिव चार्ज लगाया तो ये डी ऑर्बिटल यहाँ पे आ गई, ये एस ऑर्बिटल यहाँ पे आ गई और ये एस ऑर्बिटल। तो एनर्जी गैप देखो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर इनका ये एनर्जी गैप है E2 और ये क्या होगी E1, तो E2 ग्रेटर देन E1, तो हमारा साइज भी डिक्रीज हो रहा है और हमारा गैप भी डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अगर तुम ज्यादा से ज्यादा और 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दोगे तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दोगे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मींस दैट कि कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते चले जाओगे इतना कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा, साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों बोलते हैं हम क्यों बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास Mn3 पॉजिटिव, Mn5 पॉजिटिव, Mn7 पॉजिटिव और तुमसे पूछने लगूं कि सबसे ज्यादा लार्ज कौन सी होगी, तो ये सबसे लार्ज होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इतना ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से जो बाहर वाली सारी ऑर्बिटल है वो अंदर की तरफ सिंक हो जाएगी, और सिंक हो जाएगी तो हमारा साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हमारा एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बात ये आती है कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन तब होगा कि जब हमारा साइड वाला एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कैसे? सपोज करो, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हें फॉस्फोरस से एक्सप्लेन करता हूं, फिर सल्फर से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हैलोजन से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हर चीज से तुम्हें 3-4 एग्जांपल ऐसे दूंगा कि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास इनिशियली क्या था कि तुम्हारे पास फॉस्फोरस एटम है। फॉस्फोरस एटम के पास 1s2, 2s2, 3s2, 3p क्या है, 3p3, 4 और 3 7 और 3 10, 2p6 भी है ना बीच में, 2s2, 2p6, तो कितने हो गए, 6 4 10 और 3 15। अब देखो, अब जैसे ही मैं क्या करता हूं, फॉस्फोरस के ऊपर 3 फ्लोरीन लगाता हूं, 3 फ्लोरीन लगाने से वो इजीली इसके साथ क्या कर जाएगा, पेयर कर जाएगा, और इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी 3। लेकिन जैसे ही मैं फॉस्फोरस के साथ 5 फ्लोरीन एटम लगाता हूं, तो फ्लोरीन एटम क्या करेंगे, 5 पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इस फॉस्फोरस एटम पर बढ़ाते चले जाएंगे, और जब इसके ऊपर फॉस्फोरस चार्ज बढ़ता चले जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो जो इनके बीच में है गैप, यहाँ पे क्या होगी, कोई डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, तो इस 3s और 3d के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाएगा। कैसे, मैं बताया था, ये ns ऑर्बिटल हो गई, ये np ऑर्बिटल हो गई, कहीं nd ऑर्बिटल थी, लेकिन जैसे ही फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा ns, ये क्या हो जाएगा np, और ये क्या हो जाएगा nd, और वो इलेक्ट्रॉन इजिली एक्साइट कर जाएगा। अब तुम कहोगे सर फॉस्फोरस तो जुड़ गया, अब ये ऐसा कंडीशन क्या होगी कि फॉस्फोरस जुड़ने के बाद एक्साइट करेगा, पहले एक्साइट करेगा? ये साइमल्टेनियसली चलता है कि जब फॉस्फोरस और फ्लोरीन आपस में कांटेक्ट में आते चले जाते हैं, आपस में एक दूसरे के चार्ज में कांटेक्ट आ जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पे, ये नेगेटिव में, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, तो इसकी एक्साइटेशन होने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका एनर्जी गैप डिक्रीज होता चला जाता है। तो जब ये चार्ज डिक्रीज होता, चार्ज बढ़ता चला जाएगा और ये साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, एक्साइटेशन इजीली हो जाएगा, और हमारी एटम की कोवैलेंसी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो तुम जितने भी तुमने एटम देखे होंगे, जितनी ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी इसकी वजह से होती है, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है और वो एक्साइटेशन ईजिली दिखा देते हैं।
तो इसीलिए जो फास्फोरस होता है वो PF3 में एग्जिस्ट करता है, PF5 में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब तुमने फास्फोरस का हाइड्रोजन के साथ देखा होगा तो वो PS3 तो एग्जिस्ट कर लेता है। क्यों एग्जिस्ट कर लेता है? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कभी भी तुम्हें PH5 एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, खुद से ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो ये इसका चार्ज कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, कैसे फास्फोरस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो जब फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही नहीं बना पाएगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो कभी भी कोई भी देख लो, ऐसे ही हमारा NF3 एग्जिस्ट कर जाता है, NH5 एग्जिस्ट नहीं करता, ASH3 एग्जिस्ट करता है लेकिन ASH5 एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी फास्फोरस में हाइड्रोजन के साथ कभी भी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको एटम नहीं मिलेगा। क्या? फास्फोरस के साथ कभी भी हाइड्रोजन की वैल्यू N की वैल्यू 3 ही रहेगी, 3 से 5 कभी नहीं हो सकती। रीजन क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एक्साइटेशन नहीं करा सकता। और देखो, ये तो फास्फोरस की कहानी हो गई। तो यही चीज़ है कि कुछ एटम जो होते हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनकी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी कंसेप्ट समझो कि एग्जिस्ट करने का रीज़न क्या है और एग्जिस्ट ना करने का रीज़न क्या है। एग्जिस्ट करने का रीज़न है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो ईजिली एक्साइट करा देते हैं। जैसे अब सल्फर का देखो, सल्फर के साथ तुम H2S तो देख लोगे, लेकिन कभी तुमने कोई मॉलिक्यूल देखा है SH4 SH6 कोई ऐसे मॉलिक्यूल देते हैं? नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो एग्जिस्ट कौन से करते हैं? तुमने देखा होगा SF4 एग्जिस्ट करता है क्योंकि फ्लोरीन इजीली एक्साइटेशन करा देता है, SF6 एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये इजीली एक्साइटेशन करा देता है। लेकिन कभी भी तुमने SH4 नहीं देखा होगा, SCH6 नहीं देखा होगा, TH6 नहीं देखा होगा, TEH4 नहीं देखा होगा, इस तरीके के। तो जो ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ही वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, अदरवाइज वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ऐसे ही तुमने क्या देखा होगा, हैलोजन ले लो, हैलोजन में तुमने HCl तो देखा होगा, लेकिन कभी देखा है H2Cl, कभी देखा है ClH3, कभी देखा है ClH5, कभी देखा है ClH7, कभी नहीं देखा होगा। हमेशा साइड एटम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का रीज़न क्या है कि वो ईजिली एक्साइटेशन करा देता है, और ईजिली एक्साइटेशन करा देगा। एक्साइटेशन क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन के जुड़ने से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे एनर्जी लेवल की बीच का गैप है वो कम होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्साइट कर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। और इससे हमने 2 चीज़ें एक्सप्लेन की कि कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दुनिया में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। तो उनमें सारे एटम आ जाएंगे। फॉस्फोरस जैसे H2O एग्जिस्ट करता है लेकिन SH4 SH6 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही SF4 एग्जिस्ट करता है, SF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ध्यान रखो, जितने भी होते हैं 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, इन सब के पास अगर तुमने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बियॉन्ड जाके तुम्हें एटम बनाने हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन तरीके का एटम का यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में? अब सेकंड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन लिख लो, विच वन इज एग्जिस्ट या विच वन इज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तुम्हें मॉलिक्यूल दे देगा लिख के, PCl3 दे देगा, PH5 दे देगा, PF3 दे देगा, PF5 दे देगा और PS3 भी दे देगा। तो बताओ कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं। तो सिर्फ PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सारे के सारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन किसी तरीके भी दे सकता है। अब देखो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तुम्हें एक्सटर्नल कोई फैक्टर यूज करना नहीं पड़ रहा, तुम्हें कोई साइड एटम चेंज करना नहीं पड़ रहा, तो उससे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो नेचुरल होता है। जैसे तुमने देखा होगा पीरियोडिक में बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तुम जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो, कहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो जो तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव, वो इंक्रीज होता चला जाता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो जो हमारा साइज है वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज। और डिक्रीज होने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सिंपल है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा होगा। बात तो सेम ही है, लेकिन हमने जब पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन देखा तो हमने क्या पाया कि हमारे पास जो बोरोन था उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखो ये हमारा सपोज करो बोरोन है, ये हमारा बोरोन है, ये इसकी कुछ सेल है NS, NP या ND, कुछ इस तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसमें भी पेनिल्टीमेट सेल होती है, सब में, पीरियोडिक में भी। तो ये अंदर की तरफ आएगी, ये अंदर की तरफ आएगी, ये अंदर की तरफ आएगी। अब अंदर के आने से साइज तो डिक्रीज हो गया, लेकिन जब हमने इनका एनर्जी गैप देखा तो बोरोन से फ्लोरीन जाने में एनर्जी गैप इंक्रीज होता जा रहा था। बोरोन की बात करें तो इसका एनर्जी गैप इतना था, कार्बन की बात करें तो इसका एनर्जी गैप इतना हो गया, नाइट्रोजन की बात करें तो इसका एनर्जी गैप इतना हो गया, फ्लोरीन तक आते ही इतना एनर्जी गैप इंक्रीज होता चला गया। तो जो ये एनर्जी गैप इंक्रीज होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारी NS और NP सेल है इनमें क्या होगा, रिपल्शन फेस करेगा। अब तुम कहोगे सर रिपल्शन तो उसमें भी हो रहा था, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में भी, क्योंकि यहाँ पे NS और NP ये रिपल्शन क्रिएट कर रही थी, तो वहाँ पे एनर्जी गैप इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि वहाँ पे तो डिक्रीज हुआ। अगर तुमने ध्यान दिया हो, बोरोन से फ्लोरीन जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो रिपल्शन टेंडेंसी बढ़ जाती है, और रिपल्शन होने से उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। पिछले बारे में जब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, उस चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो रहे थे बल्कि इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज हो रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी तो रिपल्शन होने की टेंडेंसी भी कम होगी, और रिपल्शन होने की टेंडेंसी कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन भी इजीली हो जाएगा। लेकिन जब हम पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो इसमें साइज तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लेकिन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और एनर्जी इंक्रीज होने का रीजन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने में, जिससे रिपल्शन फोर्स बढ़ जाती है, और रिपल्शन होने से उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? अगर मैं बात करूं, मैं एक एनर्जी लेवल की बात करूं इनके, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सपोज करो कि हमारा बोरोन है और इसकी क्या है, ये NS ऑर्बिटल है और ये हमारी NP ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इधर की जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में जो हमारी NP ऑर्बिटल आएगी वो इस तरीके से आएगी और NS ऑर्बिटल नीचे आएगी। ऑर्बिटल की एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। देखो इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी क्या हो गई E2। अब जैसे तुम नाइट्रोजन पे आओगे, ये क्या हो जाएगा NP, लेकिन S और क्या चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी E3। ऐसे ही तुम ऑक्सीजन पे जाओगे, NP आ जाएगा लेकिन फिर से S इसके नीचे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगी एनर्जी E4। जब तुम फ्लोरीन पे जाओगे तो ये और बिल्कुल नीचे तक चला जाएगा, तो नीचे तक जाने से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गई E5। तो तुम क्या देखते हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तुम कहोगे सर एनर्जी गैप बढ़ रहा है लेकिन आपने तो NS और NP को नीचे ले गया। नीचे इसलिए गया क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल पर होल्ड भी बढ़ेगा, और होल्ड बनने की वजह से उनका न्यूक्लियस पर होल्ड ज्यादा रहेगा तो ये अपनी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, और जब न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा तो S ऑर्बिटल को और नीचे ले जाएगा, और S ऑर्बिटल को तो नीचे ले गया लेकिन P ऑर्बिटल भी तो थोड़ा ना कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेस करेगी। अब होता क्या है कि S ऑर्बिटल ज्यादा नीचे चले जाती है, P ऑर्बिटल कम नीचे आती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, F के केस में S ऑर्बिटल बिल्कुल नीचे आ जाती है और P ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाती है। तो इनका जो एनर्जी गैप देखूं, अगर तुमसे कोई एनर्जी गैप के बारे में पूछने लग जाए कि बोरोन से फ्लोरीन के जाने में साइज तो डिक्रीज होता है लेकिन 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, तो एनर्जी गैप इंक्रीज होता चला जाता है।
एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और अगर तुम्हें ऑर्डर अरेंज करना आ जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, E5 होगा, E4 होगा, E3 होगा, E2 होगा, E1 होगा। और ये बातें हमें बिल्कुल नहीं लगी होगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें आज तक कभी पता ही नहीं था इन चीज़ों का। तो चीज़ें इसी तरीके से होती है, थोड़ा सोच लो और थोड़ा हजम करने में टाइम लगाओ। फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइज डिक्रीज हो गया, लेकिन साइज डिक्रीज किससे हुआ, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बात ठीक है, साइज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन उसी के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और जब रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में वो एनर्जी गैप को बढ़ा देंगे। लेकिन जब हम चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, उसमें ऑर्बिटल की एनर्जी तो ऐसे ही डिक्रीज होगी, लेकिन उस केस में जो एनर्जी गैप है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन तो होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में साइज डिक्रीज होता है और एनर्जी गैप इंक्रीज होता है। ऐसी तरीके क्वेश्चन जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन फॉर्म में लिख के दे दूं, क्वेश्चन फॉर्म में तुम्हें चीजें ज्यादा रहेगी याद। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन फॉर्म में दे दूं, क्वेश्चन आ गया विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन आ गया ए, पहला लेफ्ट टू राइट जाने में सपोज करो बोरोन से फ्लोरीन जाने में साइज डिक्रीज होता है और एनर्जी इंक्रीज होती है। बी, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इंक्रीज होता है, एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सी, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में साइज डिक्रीज होता है, एनर्जी भी डिक्रीज होती है। डी, कि दोनों लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में भी और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में भी साइज डिक्रीज होता है और एनर्जी भी डिक्रीज होती है। बताओ चारों में से कौन सा सही है, बताओ। एक से ज्यादा सही है पता है मुझे, बताओ कौन कौन से सही है। लेफ्ट टू राइट जाने में बोरोन से फ्लोरीन साइज डिक्रीज होती है, बात ठीक है। एनर्जी इंक्रीज होती है, हाँ बिल्कुल होती है एनर्जी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि रिपल्शन इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन एनर्जी। लिख लेना। तो पहला सही है। दूसरा देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इंक्रीज होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। थर्ड वाला देखो, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में साइज डिक्रीज होता है और एनर्जी भी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही। बताऊंगा अभी एनर्जी के तरीके। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, एनर्जी भी डिक्रीज होती है, ये भी गलत है, क्योंकि पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में साइज तो डिक्रीज होता है लेकिन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो तुम्हें बताता हूँ, सपोज करो तुम्हारे पास एक एटम है न्यूट्रल ए, एक है तुम्हारे पास ए पॉजिटिव, एक है तुम्हारे पास A2 पॉजिटिव। सिंपल है। अब देखो सपोज करो इसकी NS यहाँ पे है, NP यहाँ पे है। अब जब तुम A पॉजिटिव की बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा, NP, और ये क्या आ जाएगा, NS। ऐसे ही जब तुम AT पॉजिटिव की बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा, NP, और ये क्या आ जाएगा, NS। तो इनके बीच में इसे थोड़ा और बड़ा कर लो ना, यहाँ कर लो। ये क्या हो गई E1, ये क्या हो गई E2, ये क्या हो गई E3। क्यों? क्योंकि जब तुम लेफ्ट टू इसमें चार्ज की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो रिपल्शन भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब रिपल्शन डिक्रीज होगा तो इन ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर ये ऑर्डर इसके लिए अरेंज करना आ जाए एनर्जी का, तो E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो लास्ट में समरी फॉर्म में लिख लेना, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, साइज डिक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में साइज भी डिक्रीज होगा, एनर्जी भी डिक्रीज होगी। क्लियर है बात? तो ये सारी की सारी चार्ज कॉन्ट्रैक्शन एक्साइटेशन थ्योरी उसने एक्सप्लेन कर दी थी। अब कुछ चीज़ें ये भी होती है, जैसे मैं तुमसे पूछने लगूँ कि जिनोन है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं कि उनके पास साइड एटम भी हैलोजन होता है, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होती है, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन वे एग्जिस्ट नहीं करते। तो उनके एग्जिस्ट ना करने का रीज़न होता है स्टेरिक का रीज़न। जैसे HCl6,
तुम्हें दिखने में ये लग रहा होगा कि ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक सल्फर है, ये एटम है, इसके पास जब तुम क्लोराइड लगाओगे इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक रीजन आ जाएगा। 6 क्लोराइड लगाओगे, सल्फर का क्लोरीन का, दोनों के दोनों एक पीरियड से, एक ही पीरियड में रहते हैं, एक ही पीरियड में, साइज में इतना डिफरेंस नहीं है, तो सेम साइड के। अब मेरे देखो, मैं एक बंदा हूँ, मेरे ऊपर मेरे इस जैसे 6 बंदे और लाद दोगे तो मैं क्या स्टेबल रह पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मेरे ऊपर अगर तुम फ्लोरीन ला दो, फ्लोरीन तो छोटा है, तो फ्लोरीन इधर लगा दो, इधर लगा दो, कहीं भी लगा दो, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे जो इसका रीजन है HCl6 का, देखो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी थी, सब कुछ था, हैलोजन भी था, साइड एटम, एक्साइटेशन भी हो रहा था, लेकिन ये मॉलिक्यूल तब भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? ड्यू टू द स्टेरिक रीजन, ड्यू टू द स्टेरिक रीजन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुमने देखा होगा XCF8 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन XCO4 एग्जिस्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसमें भी इसकी जिनोन की +8 है और इसमें भी +8 है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट कर जाता है। रीजन क्या है? रीजन है इसमें स्टेरिक रीजन, स्टेरिक रिपल्शन। अब जिनोन है, ये भैया जिनोन हो गई, अब जिनोन ये हो गया। अब इसके पास 8 तुम फ्लोरीन लगा दोगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 में ही भर गया। अब तुम 8वां लगाओगे, इस तरीके से घोच मोच करके इधर उधर लगा भी दोगे, तो ये XCF8 एग्जिस्ट नहीं करता। ये मेन ग्रुप एलिमेंट में मैंने पढ़ाया तो है तुम्हें कि XCF8 भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो तुम जिनोन की अगर तुमसे कोई पूछ ले, लेकिन XCO4 में, चलो बाद में बताता हूँ ये चीज, XCO4 क्यों एग्जिस्ट कर जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? 4 है। जिनोन इधर आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, लो बन गया, इनके क्या हो गए? लो भैया, सिंपल। तो ये XCO4 एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन XCF8 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन देखो, कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका एग्जिस्ट ना करने का रीजन 2 ही हो सकता है, या तो उसमें कोई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में या तो एक्साइटेशन नहीं करा रहा होगा, या उसमें स्टेरिक रीजन आ रहा होगा। और सबसे मैक्सिमम जो मैं केस देखे हैं ना, 80 से 90% केस उसमें जो रीजन होता है वो स्टेरिक रीजन ही होता है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? अब देखो, अब क्वेश्चन कैसा आया था नेट में आया था कि जो जिनोन होती है, नोबल गैसेस होती है, वो किसके साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करती है। अब उसमें फ्लोरीन भी ऑप्शन था, ऑक्सीजन भी ऑप्शन था, और कंपाउंड भी यही थे। अब देखो बच्चे क्या लगाते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, इसलिए फ्लोरीन +8 में रहना जिनोन के साथ ज्यादा प्रीफर करेगा, मतलब जिनोन फ्लोरीन के साथ रहना +8 में ज्यादा प्रीफर करेगा, लेकिन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, 8 फ्लोरीन एटम जुड़ने से ये स्टेबल ही नहीं हो पाता। सो अगर क्वेश्चन आता है, आ भी चुका है, जिनोन अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी दिखाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा, ना कि फ्लोरीन के साथ अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। सिंपल है, कर लोगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट खत्म हो, तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा इसी तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो, अब पॉलिंग ने ये सारी चीजें समझा दी, मॉलिक्यूल को एक्साइट करा दिया, और उसने बॉन्ड का चीजें भी एक्सप्लेन कर दी कि जो हमारे BCl3 में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, कार्बन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं 4 बॉन्ड, वो सब उसने कह दिया कि मॉलिक्यूल एक्साइट कर जाते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाओगे तो एक्साइट कर जाएगा। बात ठीक है, वो रेडी हो गया बिल्कुल। उसने तुरंत क्या किया? कंपाउंड बनाने स्टार्ट किए। अब कंपाउंड बनाना, सबसे पहले उसने कहा कि चलो BeF2 बनाते हैं। BeF2 बनाया तो कैसे बनेगा? 1s2 2s1 2p1, और जब उसने कंपाउंड बनाया तो ये बेरिलियम हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। उसने कहा कि बन गया, लीनियर कंपाउंड है। बात ठीक थी, लेकिन चीज़ें फंसी कहाँ? जब उसने सपोज करो इसकी बॉन्ड लेंथ x हो गई और इसकी बॉन्ड लेंथ y हो गई, x और y बॉन्ड लेंथ हो गई। अब क्या हो गया कि जब इनकी XY बॉन्ड लेंथ होगी, उसने देखा कि एक में तो S के साथ ओवरलैपिंग हो रही है और एक में P के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों फ्लोरीन की PP ओवरलैपिंग, और एक 2s 2p ओवरलैपिंग। क्या होगी? फ्लोरीन की हाईएस्ट ऑर्बिटल कंबाइन होगी ना 2p, तो 2p5 में एक 2px मान लो, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है।
अब ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है। अब बनाना ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड है, और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 2s1 2p1 में जब कंबाइन होने की बारी आएगी 2p की, तो इसके साथ इसका कंबाइनेशन ज्यादा होगा। क्यों? 2p 2p का कॉम्बिनेशन नेचर ज्यादा होगा 2p 2s से, बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल नेचर। और जब डायरेक्शनल नेचर से इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी। क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी हाई होगी, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होती है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी। भाई मानते हो? बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। अब जब उसने इन चीजों को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से देखा तो उसे क्या मिला? y इज इक्वल टू x। लेकिन उसने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसे तो पता था कि pp की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिलेगी और एक की ज्यादा मिलेगी। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से देखा तो उसे बॉन्ड लेंथ मिली इक्वल। अब क्या हुआ? उसे बॉन्ड लेंथ मिली इक्वल, तो पागल हो गया भाई सोच के कि यार ये बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों मिल रही है? क्योंकि px ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है। अगर हम ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग और डायरेक्शनल नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो pp की ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए, और जिससे हमारी ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। उसने कहा कि चलो कोई नहीं, एक दो मॉलिक्यूल है, कभी कभी हो जाता है। फिर उसने क्या किया? बोरोन के साथ करके देखा, और जब उसने बोरोन को किया, BF3 मॉलिक्यूल बनाया या BS3 मॉलिक्यूल बनाया बोरोन के साथ, तो बोरोन का क्या होगा? 1s2 2s1 2p2। तो इसमें भी क्या हो जाएगी? 2p ऑर्बिटल हो जाएगी, px py pz, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में। अब इसने जब इसके साथ हाइड्रोजन का कंबाइन किया या फ्लोरीन का कंबाइन किया या क्लोरीन का कंबाइन किया, तीनों को करके देखा, और करने के बाद जब इसे स्ट्रक्चर मिली तो कुछ इस तरीके से मिली। ठीक है, 3 बॉन्ड उसे मिल गए एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग। अब जब उसे बॉन्ड मिल गए, उसने फिर से क्या देखा कि ये x, ये y, ये z। उसने एक्सपेक्ट क्या था कि जो px py बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल होगी, और 2s वाली के साथ जो कंबाइन कर रखा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो उसने एक्सपेक्ट किया था, सपोज करो कि ये px ऑर्बिटल से बना है, ये भी px ऑर्बिटल से बना है, और ये s ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है। तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि x इक्वल टू वाई मिलेगा और ग्रेटर देन z मिलेगा। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से वो देखता है तो उसका दिमाग खराब। वो कहता है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू z है, अपना जो ये रूल है अपने पास रख। अब भाई वो इतना सब चीज़ें समझाने के बाद, एक्साइटेशन समझाने के बाद, फिर उसे जब ऐसी चीज़ें होती देखी तो उसने कहा कि चल एक दो मॉलिक्यूल को और एक्सेप्शन दे देंगे, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या किया? कार्बन पर आकर देखा, और कार्बन के पास CH4 को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है? इसमें 2s1 में रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, और 2p3 रहेगा। और 2p3 होने का मतलब क्या है कि इसमें 4 बॉन्ड बने, और 4 बॉन्ड बने तो हमें इस तरीके से बॉन्ड बने। अब जब उसने इन चारों बॉन्ड लेंथ देखी, चारों के चारों बॉन्ड की, चारों के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट थे, चारों के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट थे, और हर किसी बॉन्ड में जो 6 के 6 बॉन्ड एंगल थे, टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनती है, 6 एंगल होते हैं, 4 नहीं होते इसमें। तो 6 जो एंगल थे वो भी क्या थे? 109 डिग्री 28 मिनट के थे, क्योंकि बॉन्ड एंगल, जब बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी तो बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होंगे। और यहाँ पे भी उसे जब तीनों बॉन्ड एंगल मिलते हैं इस तरीके से, तो सारे के सारे 120 डिग्री के मिलते हैं। अब भाई पॉलिंग हो गया पागल, वो कहने लगा इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब कितने एक्सेप्शन दूँ, ये तो थ्योरी ही खराब हो जाएगी। फिर उसने दिमाग लगाया, उसने बहुत सोचा इस बारे में कि कैसे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। और एक्सप्लेन करने के बाद उसने ऑर्बिटल को ऐसे ही देखता रहा कि कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए। तो उसने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लगाया मिक्सिंग का। क्या लगाया? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लगाया मिक्सिंग का, और मिक्सिंग से ही जन्म हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। एक हाइब्रिड क्या होती है? जिसमें मिक्सिंग होती है। कैसे? अब वो क्या कर रहा था? कार्बन को देख रहा था इस तरीके से, 1s2 2s2 2p2 था ग्राउंड स्टेट में। जब एक्साइट स्टेट में आया तो ये कितना हो गया? 1s2 2s1 2p3। इस तरीके से वो इनको देखता रहा। उसने बहुत सोचा कि जो हमारे 4 बॉन्ड मिल रहे हैं वो चारों के चारों सेम मिल रहे हैं, प्लस हमारे जितने भी 6 एंगल मिल रहे हैं वो भी सारे के सारे सेम मिल रहे हैं। 6 एंगल होते हैं, बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे 6 एंगल होते हैं। अब
अब वो सोचने लगा कि क्या करूं जिससे एक्सप्लेन हो जाए। इसका मतलब वो ये तो सोच रहा था कि जब 4 बॉन्ड लेंथ इक्वल मिल रही है तो जो ओवरलैपिंग हो रही है, सपोज करो जैसे CH4 है और जो हाइड्रोजन के पास से 1s ऑर्बिटल आके ओवरलैप कर रही है, वो कार्बन की सेम ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रही है, तभी तो हमारी सारी की सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ कार्बन में ही चेंज हुआ होगा। तो उसने जब इस चेंज को देखा तो उसने हाइपोथेटिकल सोचा कि क्यों ना मैं इन 2s2p को आपस में मिक्स कर दूं और मिक्स करके इनसे कुछ ऐसी 4 ऑर्बिटल बनाऊं जो सेम हो। तो उसने इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसने कह दिया कि ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती है और मिक्स होके हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल देती है sp3। ये एक s हो गया, इसके 3 p x py pz मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा sp3। अब ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलती है sp3 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 और sp3, अब इनके साथ कंबाइन कौन करता है, हाइड्रोजन का 1s। और जब हाइड्रोजन का 1s इनके साथ कंबाइन करता है तो सारी की सारी ऑर्बिटल क्या है, सेम है, सारी की सारी क्या है sp3, और इधर से भी क्या आ रहा है 1s 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 1s। तो कंबाइन करने से जो इनसे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलेगी वो भी इक्वल होगी और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो ये मिक्सिंग का कंसेप्ट था ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था। उसने इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में लाया था, वरना अगर वो इस कंसेप्ट को ना लाता तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ कैसे एक्सप्लेन हो पाते। फिर मैं क्या बताया था कि इस कार्बन में कितने होते हैं, 6 एंगल होते हैं। देखो टेट्राहेड्रल फॉर्म में कैसे रहेंगे 6, इनको नेमिंग दे दो, नेमिंग से ज्यादा समझ में आएगा। 4, एक हाइड्रोजन, 2 3 4। पहला एंगल देखो, एक जो हाइड्रोजन 1 है, एक H2 के साथ एंगल होगा 1, हाइड्रोजन 1 का H3 के साथ एंगल होगा 2, H1 का H4 के साथ एंगल होगा 3। कितने हो गए, 3 एंगल हो गए भाई। एक इस बॉन्ड इस H1 H2 के बीच में एंगल हो गया, एक H1 और H3 के बीच में एंगल हो गया, और एक H1 H4 के बीच में एंगल हो गया, 3 हो गए। अब देखो फिर दूसरा कहाँ से हो जाएगा, 4th। अब H2 और H3 के बीच में एंगल होगा, H2 और H4 के बीच में भी तो एंगल होगा। तो कितने हो गए, 3, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 5। अब एक लास्ट बचा, तो लास्ट किसके बीच में होगा, H3 और H4 के बीच में भी तो एक एंगल होगा, 6। तो इस तरीके से ये 6 एंगल आते हैं, और 6 के 6 एंगल कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था। उसने रूम टेम्परेचर पे ही देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं एक्साइट हो रहे हैं, एक्साइट होने के बाद वो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना रहे हैं। इनको क्या नाम दे दिया उसने, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है मिक्सिंग। जब दो मिक्सिंग के मतलब ये नहीं कि उठाया और इन्हें फिजिकली मिक्स कर दिया, नहीं। मिक्सिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर। एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर से मतलब क्या होगा, तुमने मूवी में देखा होगा, बहुत सारी वैम्पायर और वुल्फ की मूवी होती है, ओरिजिनल्स वेब सीरीज देख लो या कोई भी अंडरवर्ल्ड मूवी देख लो, तो उनमें एक हाइब्रिड बोलते हैं। जो भी हीरो या हीरोइन होती है वो हाइब्रिड, उसके पास सबसे ज्यादा सुपर पावर होती है, वो किसी से नहीं हार सकता। जैसे हाइब्रिड का मतलब हो गया, मूवी से समझो, 2 चीजें होती है मूवी में, एक तो वुल्फ दिखाते हैं तुम्हें और एक वैम्पायर दिखाते हैं, और एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड के पास क्या होता है कि उसके पास दोनों के कैरेक्टर होते हैं, उसके पास वुल्फ के भी कैरेक्टर होते हैं और उसके पास वैम्पायर के भी कैरेक्टर होते हैं। तो जो बनने वाली हाइब्रिड होती है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसी को हम हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों आपस में मिक्स करके इसको जन्म दिया होगा और इसको जन्म दिया, तो इसका मतलब इसके कुछ कैरेक्टर इसमें आ गए और इसके कुछ कैरेक्टर इसमें आ गए, इसीलिए ये से हाइब्रिड बना। तो इसीलिए उसने इसका नाम क्या रख दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि प्रीवियस ऑर्बिटल से ज्यादा बेटर थी, तभी तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अच्छी बनी। अब जो एंगल बनना चाहिए था एक्चुअल में, तो जो अगर हम इसी फॉर्म में कंबाइन करते तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था px py pz से, लेकिन बनता 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इससे स्टेरिक रीजन भी हमारा नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारी चीजें हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक्सप्लेन हो गई। फिर उसने जब अपना हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आगे बढ़ाया, उसने कहा कि जो हमारी मिक्सिंग हो सकती है वो 2 तरीके से मिक्सिंग हो सकती है। कैसे, कि अगर हमारी सेम एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल मिक्स कर रही है, तो ये वीबीटी ने एक्सप्लेन कर दिया था। और 2 एटम में सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल मिक्स कर रही है, तो वो एमओटी ने एक्सप्लेन किया था।